हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज एंड वेंचर पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। हम पढ़ेंगे क्लास 10 सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। ठीक है, नेपोलियन जो था वह इटली पर आक्रमण कब किया था। तो देखिए, आपसे एग्जाम में इस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, आपको एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था? 1797 में। ठीक है, कब किया था? 1797 में। तो इस तरह से आपको जिस भी ऑप्शन में आपका आंसर सही है, आपको उस ऑप्शन पे टिक लगा देनी है। ठीक है, 1797 याद रखना। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? 1797 में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। ठीक है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। तो 19वीं सदी में क्या हुआ था? 19वीं सदी में जो था वो राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीय राज्य का उदय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय राज्य का उदय। क्लियर है? यहाँ से भी आप इसे आंसर दे सकते हैं, राष्ट्रीय राज्य का उदय। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। ठीक है, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। तो जन्म पर आधारित सुविधाओं का ना होना, संपत्ति का आधार, सबके लिए वयस्क मताधिकार, कानून की समक्ष समानता। तो नेपोलियन के संहिता का लक्षण क्या नहीं था? सबके लिए वयस्क मताधिकार। या नेपोलियन के संहिता क्या था? उसके लक्षण के विरुद्ध था। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा, सबके लिए वयस्क मताधिकार। क्लियर है? अगला क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए, बोला कि वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई। वियना कांग्रेस जो है वह किस वर्ष में आयोजित की गई? 1815 में, 1816 में, 1817 में या 1818 में। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी 1815 में। ठीक है, कब हुई थी? 1815 में। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। ठीक है, निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? बिस्मार्क, ड्यू मेटरनिक, जूसेपे मैत्सिनी या नेपोलियन। तो 1815 की, ठीक है, 1815 की वियना से संबंधित कौन है? ड्यू मेटरनिक। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा, ड्यूक मेटरनिक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? वर्साय संधि, वियना संधि, म्यूनिख समझौता या उपरोक्त सभी। देखिए, नेपोलियन युद्धों के दौरान जो बदलाव हुए थे उन बदलावों को खत्म करना, ठीक है, उन बदलावों को खत्म करना यह वियना संधि के उद्देश्य था। किसका था? वियना संधि का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा, वियना संधि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? लुई फिलिप, बिस्मार्क, विक्टर इमेनुअल या मैटरनिख ने। तो देखिए, यह बोला था मैटरनिख ने। ठीक है, मैटरनिख ने क्या कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, मैटरनिख। ठीक है, यह कथन किसका है? यह कथन है मैटरनिख का। मैटरनिख क्या बोला था स्टूडेंट? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बोला कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी?
1815 की वियना संधि, कॉन्स्टेंटिनोपाल संधि, सार्डिनिया पिंडमान की संधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किसने दिया था? कॉन्स्टेंटिनोपाल संधि, ठीक है, कॉन्टिनेंटोपाल संधि जो है वह यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गैरीबॉल्डी, फोल्टस्टोन, मैथ्सिनी या काबोर ने? तो देखिए आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट जो हुआ था उसका विरोध किसने किया था? फोल्टस्टोन ने, ठीक है, वोल्फस्टोन ने। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुई महिला किस बात का प्रतीक है? ठीक है, यह आप लोग फिल्म में देखे होंगे। तो यह किस बात का प्रतीक है? तो यह न्याय का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? न्याय का। तो यह आप इसी कोर्ट में देखे होंगे, ठीक है, यह न्याय का प्रतीक होता है। क्लियर है? देखिए यहाँ से 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं पूरा कि फ्रेडरिक सारियू कौन था? ठीक है, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा कि एक माली था, एक फिल्म डायरेक्टर था, एक किसान था, फिर दे देगा एक फ्रांसीसी चित्रकार था, ठीक है। तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तो देखिए फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो स्टूडेंट फ्रेडरिक सारियू जो था वह एक फ्रांसीसी चित्रकार था, ठीक है, वह फ्रांस का रहने वाला था। तो वह एक चित्रकार था, आर्टिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंट रेनन कौन था? असंट रेनन कौन था? तो जो असंत रेनन जो था वह फ्रांसीसी दार्शनिक था, ठीक है, असंत रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। क्लियर है स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? ठीक है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो देखिए जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मेनिया। तथा यह जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है, ठीक है, यह किसका प्रतीक है? यह वीरता का प्रतीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए पूरा कि मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मॉन्टेस्क्यू जो था उसने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया, ठीक है, किसका किया? शक्ति पृथक्करण या अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? ठीक है, कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें यहाँ से, जाल्वे राइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मन के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? जाल्वे राइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मन के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो देखिए जाल्वे राइन क्या था? देखिए जाल्वे राइन एक जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है, जाल्वे राइन एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया और मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था, ठीक है। जाल्वे राइन क्या था? देखिए एक बार फिर से देख लें, जाल्वे राइन एक जर्मन शुल्क संघ था तथा वह एक आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैथ्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। मैथ्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो पहला है यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप। देखिए मैथ्सिनी ने 2 भूमिगत संगठन का निर्माण किया था, पहला यंग इटली का और दूसरा यंग यूरोप का, ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि यंग इटली का स्थापना किसने किया, तो मैथ्सिनी ने, और यंग यूरोप का तो मैथ्सिनी ने। क्लियर है स्टूडेंट?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? ठीक है, तो 1900 सदी में कौन सी ऐसी ताकत उभरी? राष्ट्र राज्य का उदय। ठीक है, राष्ट्र का राज्य का उदय कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ, जिसने यूरोप के राजनीतिक और भौतिक दुनिया में क्या किए? बहुत सारे परिवर्तन किए। अगला क्वेश्चन, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? बाल्कन क्षेत्र के निवासी को क्या कहा जाता? अस्लाव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अस्लाव। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? ठीक है, यह क्वेश्चन हम इस वीडियो में पहले भी पढ़ चुके हैं। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? 1815 ईस्वी में। कब स्थापित की गई? 1815 ईस्वी में। क्लियर स्टूडेंट? चलिए इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें